Hello everyone, in this video I will discuss Sacred Heart School half yearly exam of class 8th. I will discuss set B here and time was 3 hours, maximum marks was 80 hours and these are the general instructions given. So directly proceed on the questions. Section A, MCQs, question number 1. Which of these is the digit at unit place in square of 1239? ठीक है, अब डिजिट बताना है एट द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब 1239 स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, राइट अब यूनिट प्लेस ही चेक करना है तो हमें पूरा नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो क्या मतलब है यूनिट प्लेस से, तो इसका मतलब 1239 इंटू 1239 करेंगे तभी तो स्क्वायर होगा। अब यूनिट प्लेस चाहिए, आगे कोई भी नंबर आए डजेंट मैटर, दिस इज 9 एंड दिस इज 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9, 9 इंटू 9 81, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 1, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट question number 2, the cube of an odd natural number is, odd natural number बोलो, odd natural number सबसे पहले 1, then 3, then 5, then 7, then 9, then 11, then and so on, राइट अब क्यूब करके देखें, इसका क्यूब किया ये बन गया 1, 3 का क्यूब किया बन गया 27, 5 का क्यूब किया बन गया 125, 7 का क्यूब किया that is 343, 9 का क्यूब किया that is 729 and again 11 का क्यूब किया that is 1331 and so on, right। अब एक थिंग नोटिस करो, 1 का क्यूब किया यूनिट प्लेस पे आया 1, 3 का किया 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, अगेन 1, 11 का क्यूब करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1, अच्छा यहाँ पे 13 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7, तो ये नंबर रिपीट हो जाएंगे, तो क्यूब जो है वो किन नंबर से यहाँ पे खत्म हो रहा है 1 7 5 3 9 1 7 अगेन रिपीटेड, तो ये कैसे नंबर हो गए ऑड नंबर्स, इसका मतलब क्यूब ऑफ एनी odd number will be odd, so option C is correct। next question number 3, how many natural numbers lie between 150 square and 151 square, तो 150 square and 151 square, एक तो तरीका है 150 का स्क्वायर निकालो 151 का स्क्वायर निकालो और बीच में सारे नंबर काउंट कर डालो, बहुत लेंथी हो जाएगा। और हमने एक पढ़ा है अगर हमें गिवन हो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर के इन बिटवीन अगर हमें नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो कितने होते हैं 2n, ठीक है। अब यहाँ पे n कितना है 150, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 150 दैट इज 300, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट question number 4, the sides of an hexagon are produced in order, which of the following is the sum of its exterior angle, hexagon बना लेते हैं, hexagon means 6-sided polygon, this is the hexagon। अब उसकी साइड्स क्या कर दी प्रोड्यूस कर दी इन ऑर्डर, सपोज इसको मैंने आगे इधर प्रोड्यूस कर दिया, ये साइड इधर प्रोड्यूस कर दी, ये साइड यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी, ये साइड आगे को प्रोड्यूस कर दी, ये साइड इधर प्रोड्यूस कर दी एंड ये साइड इधर प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। अब जो ये एंगल्स बने बोलते इन एंगल्स का सम बताओ, अच्छा ये एंगल्स है क्या एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द हेक्सागन एंड द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन इज 360 degrees, right। question number 5, how many rational numbers are there between any two given rational numbers, okay चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बनाया, this is 2, this is 3, राइट 2 and 3 आर रैशनल नंबर्स। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, चलो क्या तुम इनके बीच में दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज ये दोनों मैंने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए, क्या इन दोनों के बीच में भी दो रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब क्या इनके बीच में 100 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो 2 and 3 के बीच में, countless, so option C is correct। next question number 6, which digit comes in ones place in the cube of this,
ओके, तो 14376,484 का हमें क्या करना है, क्यूब, ताकि हम इसकी यूनिट डिजिट बता सके। तो क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है, दिस नंबर यूनिट प्लेस देखना है। तो इस नंबर का आगे और इसकी प्लेस इसकी यूनिट प्लेस 4, इसकी यूनिट प्लेस 4, इसकी भी यूनिट प्लेस 4, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो नंबर बना डजंट मैटर, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब इज 64, एंड में क्या बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन, बोलो किस पे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस, नहीं, सेलिंग प्राइस तो डिस्काउंट लगने के बाद बनता है। कॉस्ट प्राइस, नहीं, कॉस्ट प्राइस पे भी नहीं करते। मार्क प्राइस, यस, मार्क प्राइस पे करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स सोल्ड बाय अ फ्लोरिस्ट ऑन अ डे। फ्लावर्स है रोज, ट्यूलिप, हिबिस्कस, लिली, एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स हमें गिवन है। आकृति रिप्रेजेंट्स द डाटा ऑन ए सर्कल ग्राफ इन विच ईच सेक्टर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द फ्लावर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेप टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ग्राफ। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे देखो हमें तो नंबर ऑफ फ्लावर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कुछ कह नहीं सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज दैट ईच सेक्टर रिप्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है, हम फ्रैक्शन भी नहीं फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज भी फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये तो स्टेप हम करते हैं। सी देखें, फाइंडिंग द डिग्री द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, बिल्कुल सेंट्रल एंगल नहीं आएगा तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, ये स्टेप भी हम करते हैं। फाइंडिंग द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्या हम पाई चार्ट बनाने के लिए सेक्टर का एरिया निकालते हैं, नहीं, ये स्टेप तो नहीं करते। अब देखो यहाँ पे पेपर में ए एंड डी ऑप्शन, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ये भी नहीं करते, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे ना। तो ए एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट, सॉरी बोथ आर करेक्ट, ए एंड डी अकॉर्डिंग टू दिस पेपर। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स हमें गिवन है, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह फ्लावर्स होता, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना था। क्यों, क्योंकि फाइंडिंग द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया तो हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ टोटल तो निकाल लेंगे ना फ्रैक्शन के लिए, तो फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स होना चाहिए था अगर, तो ऑप्शन डी होता। अदरवाइज यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए एंड डी दोनों ही मेरे आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, Jania has 15 cards marked with 1 to 15. Which of these is the list of all possible outcomes of getting a card with a number divisible by 6? Okay. Number है 1 to 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on 15 तक लिखें। हमें बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ कार्ड विद अ नंबर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 कौन सा कार्ड आ सकता है, हो सकता है उस पर 6 लिखा हो which is divisible by 6, हो सकता है उस पे 12 लिखा हो which is divisible by 6, हो सकता है उस पे 18 लिखा हो। अब वो नंबर तो 6 से डिविजिबल है, पर क्या वहां यहाँ पे वो कार्ड प्रेजेंट है 18 वाला, नहीं, तो कौन से कार्ड्स हो गए, या तो 6 आ सकता है या तो 12 आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गई 6 and 12, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, diagonal of which of the following quadrilaterals are equal and bisect each other at right angles? rhombus, भाई इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नहीं। स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर देखो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 11, Bhanu established an online startup by getting retired. After a few months, when business stabilized, he started earning 50,000 per month. He ends up spending 70% of the total income. ठीक है, एक्सपेंडिचर उसका कितना हो जाता है
70%. As his business began to grow, his monthly income increased by 20%. जितनी पहले थी उसकी 20% वो increase हो गई. But due to increased maintenance cost of his equipment, now he has to spend 20% more और उसका expenditure 20% ज्यादा बढ़ गया. अब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ भानु, बिल्कुल ठीक है. मंथली एक्सपेंडिचर कौन सा निकालेंगे? देखो देखो 50,000 वो पहले अर्न करता था, जिसमें 70% वो स्पेंड कर देता था. तो इसका 70% निकाल लो, कितना आया? 35,000 रुपीज. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब सेकंड देखें. हाउ मच इज द इंक्रीज इन हिज मंथली इनकम. ठीक है, मंथली इनकम में उसका कितना इंक्रीज हुआ, राइट? अच्छा, पहले कितनी थी उसकी? 50,000. ठीक है, जिसमें 20% इंक्रीज हो गया, तो 20% ऑफ 15,000 निकाल लें, कितना आया? 10,000. तो कितना इंक्रीज हो गया उसकी मंथली इनकम में? 10,000 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट इज द न्यू मंथली इनकम. अच्छा, पहले कितनी थी? 50,000. अब इंक्रीज कितना हुआ? पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने 10,000 का. तो मंथली इनकम कितनी हो गई न्यू उसकी? 60,000. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट. If he has to pay 1/20th of her salary towards taxes every month, then how much tax is he paying? ठीक है, तो यहाँ पे she आएगा, she paid. ठीक है, अब 1/20th of her monthly salary, भाई उसकी इंक्रीज हो गई ना सैलरी, कितनी आ गई थी? 60,000 बन गई थी. अब 1/20th पार्ट उसका कट कर दो, कितना आया? 3,000. तो आंसर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. A student takes a white sheet. He then folds it once as shown in the figure. ये आपको फिगर गिवन है. He then draws two line segment of different lengths as shown in the figure. If he cuts it along the line segment and opens up. अब इस तरीके से उसने काटा और उसको ओपन करा. ठीक है. Answer the following questions based on above information. First part is what is the shape obtained after cutting the paper along the line segment. ठीक है, अब उसने ये लाइन सेगमेंट बनाई, इस तरीके से उसने पेपर कट कर दिया, तो आपके पास शेप क्या बनेगी? जब उसको खोलेंगे इस तरीके की शेप बन जाएगी. ठीक है, तो ये कैसी शेप हुई? ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो दिस शेप इज काइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट बी पार्ट, सेकंड पार्ट. डज द शेप ऑब्टेन इन पार्ट 1 हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री. अब ये काइट बना था इस तरीके का. अब लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब हम इस पेपर को एक उस पे फोल्ड करें कि इस साइड भी और इस साइड भी सेम शेप आए. अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, अगर मैं इसको इस पेपर पे फोल्ड करती हूँ, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट थर्ड पार्ट. व्हाट कैन यू से अबाउट द डायगोनल्स ऑफ द शेप ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1. ठीक है, ये ऑब्टेन्ड हमें हुई थी शेप, दिस इज काइट, ये इक्वल. इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं? अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और ये इसको ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये और ये इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री पे होते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर? नो. क्यों भाई? ये और ये पार्ट तो इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल ही नहीं है. बी पार्ट, diagonals are perpendicular. Yes, this diagonal is this diagonal. कितना एंगल बना रहा है? 90. So they are perpendicular. Option B is correct. Next, fourth part. If the line segments are equal, अगर line segments ये equal हो गई, ये और ये equal हो गई, then what shape the student will get? Okay, line segment equal है तो यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो ये सारी equal ही आ जाएंगी. अच्छा, ये कैसी शेप है जिसकी सारी लाइन सेगमेंट्स इक्वल हो जाती हैं? दैट इज रोम्बस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
Question number 13. On a weekend, Rani was playing cards with her family. The deck has 52 cards. They are divided into 4 suites of 13 cards each, that is spades, hearts, diamonds, clubs. ठीक है. Cards of spades and clubs are in black color and cards of hearts and diamonds are red colors. The card in each suit are ace, king, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and 2. King, queen and jack are face cards. If her brother drew one card, ठीक है, अगर उसने एक कार्ड निकाला randomly. फर्स्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ ब्लैक कलर इज. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे नीचे, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितनी पॉसिबल आउटकम्स. अभी कोई भी कार्ड लेंगे तो कितने ऑप्शंस हमारे पास, 52 वेज से कार्ड आ सकते हैं. अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कार्ड क्या होना चाहिए, क्वीन ऑफ ब्लैक, ब्लैक की क्वीन. अच्छा, ब्लैक कौन कौन से कार्ड होते हैं, स्पेड और क्लब. तो क्वीन इसमें भी एक है, इसमें भी एक क्वीन है. हो सकता है ये क्वीन आए, हो सकता है ये क्वीन आए. तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज 2. तो आया 2 by 52, डेट इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 1 by 26. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट. How many cards are there of red color in a deck of 52 cards? Possibility, total number of possible outcomes 52. अब how many cards are red in color? अच्छा, अब हार्ट के भी रेड होते हैं और डायमंड के भी रेड होते हैं. हार्ट के कितने 6 कार्ड, कितने कार्ड है 26, डायमंड के कितने हैं 26. अब एक बात, नहीं सॉरी, हार्ट के कितने हैं 13 एंड डायमंड के कितने हैं 13. आई एम सो सॉरी. अब एक बात बताओ, हो सकता है कार्ड निकाले तो हार्ट के आए कार्ड, एक कार्ड निकालना है ना, हो सकता है 13 में से एक कार्ड आ जाए हमारे हाथ में, हो सकता है इन 13 में से हमारे हाथ में कार्ड आ जाए. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स 13 + 13 दैट इज 26 by 52. ठीक है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं बोला था, आपको बोला है हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ रेड कलर आर दिस. तो 13 + 13 दैट इज 26. तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 17 इज. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 17 इज, कार्ड पे लिखा होना चाहिए 17. अब हो सकता है ये 17 स्पेड का हो सकता है डायमंड का हो सकता है हार्ट का हो सकता है क्लब का हो. 17 कोई भी आ सकता है. तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, 4. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 4. 4 by 52, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1 by 13 is the correct option. Next, fourth part. The probability of getting black color card is, black color चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगेन 52, ब्लैक कलर का कार्ड चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा 26. क्यों, ब्लैक क्लब का भी हो सकता है और स्पेड का भी हो सकता है. 13 + 13 26. तो हमारे पास 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 30, नहीं 13 1s are 13, 13 2s are 26, that is 1 by 2. So option C is correct. Let's proceed on section B. Section B, question number 14. Simplify -4 by 5 into 8 by 25 plus 6 by 5. ओके, सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए 4 1s are 2, 4 4 2s are 8, 5 1s are 5, 5 5s are 25. तो ये बन गया -2 by 5 plus 6 by 5. राइट, अब डिनोमिनेटर सेम 5 -2 plus 6, आंसर इज 4 by 5. नेक्स्ट, question number 15. Write the number whose cube is 343. किसका क्यूब है 343? 7 का. तो 7 is the answer. Question number 16. If 30% of x is 15, then find x. So 30% of x किसके इक्वल है
15 के। तो फाइंड आउट कर लो 30/100 इंटू एक्स इक्वल टू 15। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अब 10 गया ऊपर, 3 आया नीचे, 3 5 जा 15, एक्स इक्वल टू 50। Next, question number 17. How many diagonals does a convex quadrilateral have? Convex quadrilateral क्या होता है? सबसे पहले convex quadrilateral in which each angle is less than 180 डिग्री। तो अगर मैं ये क्वाड्रिलेटर बनाऊं, ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, राइट। अब हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? सपोज दिस इज ए बी सी डी। डायगोनल्स बनाए मतलब डायगोनल्स एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के बाकी वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो इसका एडजेसेंट तो बी है, अब इसको ए को किससे ज्वाइन करना है? सी से। देन बी को किससे ज्वाइन करना है? डी से। तो कितने डायगोनल्स आए? 2 डायगोनल्स, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18. राइट द कंसीडर द पॉलीगन्स शोन। ये आपको पॉलीगन्स गिवन है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। विच ऑफ दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीगन्स? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं? इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्रीज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डब्ल्यू। डब्ल्यू में देखें क्या हर एक एंगल 180 डिग्री से कम है? दिस इज डेफिनेटली 180 डिग्री से कम है। दिस इज less than 180 degree. This angle is also less than 180 degree and this angle is greater than 180 degree. तो इसमें एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वो कौन सा बन जाता है? कॉनकेव। तो ये तो कॉन्वेक्स नहीं है। एंड एक्स देखो जो हमारे पास पॉलीगन है, this each angle is less than 180 degree, so this is the convex polygon. and ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये तीनों एंगल्स लेस देन 180 डिग्री है, बट दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो इट इज कॉनकेव। तो ये कॉन्वेक्स है, ये नहीं कॉनकेव है, ये नहीं लेना। एंड दिस पॉलीगन इस सारे में क्या है? एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सो दिस एंगल इज सॉरी दिस क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो आंसर इज एक्स एंड जेड। Next, question number 19. Find the ratio of 5 meter to 20 centimeter. रेशियो फाइंड आउट करनी है तो मतलब 5 मीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर। अब रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दोनों यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 5 मीटर इज 500 सेंटीमीटर्स अपॉन 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, 0 से 0 कट, and this is 2 1s are 2, 2 25s are, so answer is 25 ratio 1. Next, question number 20. Write two such rational numbers whose multiplicative inverse is same as the number itself. देखें, अच्छा सबसे पहले 1 लेते हैं। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 1 ही रहे, तो 1 से 1 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया 1। अच्छा -1 ले। -1 में क्या मल्टीप्लाई करें? आंसर 1 ही रहे, तो 1/-1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 1/-1। इसको हम -1 भी लिख सकते हैं, तो -1 is also the answer. तो 1 and -1 are the two numbers whose multiplicative inverse is same as the number. Next, question number 21. Solve for x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आया -3/5x into 6। तो x वाली टर्म को अलग किया, 3x एज इट इज, 5 को उधर ले जाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 into 5। सो -3 इक्वल टू 30। तो x चाहिए आपको 30, -3 को डिवाइड में ले आते हैं, दिस इज 10, सो x आ गया -10। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22. राइट स्क्वायर्स ऑफ first two multiples of 5. First two multiples of 5 मतलब सबसे starting from 1. 5 1s are 5. 5 is the multiple, first multiple, and 5 2s are 10. 10 is the second multiple. इसका स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो ये आ गया हमारे पास आंसर।
Next, question number 23. Observe the given double bar graph carefully and answer the following questions. ये हमें डबल बार ग्राफ दिया हुआ है जो कि बताया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स जो खेली जा रही हैं। क्लास 7th और क्लास 8th का डाटा है। जो ब्लैक में बार्स हैं वो क्लास 8th को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड जो ग्रे में बार्स हैं वो क्लास 7th को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अब ऐसी स्पोर्ट्स फाइंड आउट करो जिसमें नंबर ऑफ क्लास 7th कम है नंबर ऑफ क्लास 8 से, मतलब जिसकी बार छोटी होगी वो कम ही हो गया ऑब्वियसली। चलो अब हॉकी में देखें, नंबर ऑफ, देखो 7th वाली बार बड़ी है 8th की छोटी है, तो यहाँ पे 7th क्लास के बच्चे ज्यादा है। फुटबॉल में भी 7th क्लास के बच्चे ज्यादा है। क्रिकेट में 7th क्लास के बच्चे कम हैं क्योंकि ग्रे बार 7th को बता रहा है एंड ब्लैक बार 9th को बता रहा है। तो इन दोनों में 7 ग्रे वाली छोटी बार है तो 7th क्लास के बच्चे कम हैं। सो आंसर आ गया आपका क्रिकेट। बस यही चेक करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, सी सेक्शन। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इन रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेटेस्ट, फिर एंड में क्या लिखना है हमने, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट। ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो 10 है, -10 है, 20 है, -30। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हमें पता चल जाता कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, सो मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम दोनों तीनों का 10, 20, 30 का, डेट इज 60। तो हमें अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 60 बनाना है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, तो ये बन गया 60। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो ये बन गया 6 3 जा 18, राइट। अब यहाँ पे 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो 7 को भी 6 से करना पड़ेगा। 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 11 को भी 3 से करना पड़ेगा। एंड 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 17 को भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारे पास -18/60, 42/60 माइनस के, और -33/60 एंड दिस इज 34/60। तो माइनस के नंबर है सारे। अब माइनस के केस में अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जितना ही यहाँ पे छोटा नंबर है उतना ही बड़ा होगा। सबसे पहले कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 18/60। ठीक है, और उससे छोटा दैट इट इज -33/60। उससे बड़ा -34/60। उससे छोटा -40/60। तो सबसे बड़ा नंबर है -18/60, फिर उससे छोटा है -33/60, उससे छोटा है -34/60, उससे छोटा है -40/60। अब -80/60 किससे बना था आपके पास, -3/10 से। -33/60 किससे बना था आपके पास, -11/20 से। -34/60 किससे बना था, 17/30 से। एंड लास्ट में बच गया हमारा -7/10। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। A football team wins 7 games, which is 35% of the total games played. How many games were played in all? ठीक है, अब 7 जीत गए जिसमें 35% ही वो जीतते हैं टोटल गेम से। लेट द गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, ठीक है, कितनी है, x, हमें नहीं पता। अब उसने बोला 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड वो जीत जाते हैं, तो 35% ऑफ x, ये वो गेम्स जीत गए। और हमें इनका नंबर भी पता है, 7 गेम्स जीती हैं, तो ये दोनों क्या है, इक्वल। तो x निकाल लेते हैं यहाँ से,
35/100 into x equal to 7. So x equal to 7 into 100, यहाँ पे आया 35, 7 1 दा 7, 7 5 ज़ा 5, 20 ज़ा, so x कितना आ गया आपके पास 20. ठीक है, तो 20 गेम्स उन्होंने खेली टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. सॉल्व 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 3 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2x प्लस 1. सो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 5 ज़ा 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 1. दिस बिकम्स 9x. अब x वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, 2x को इधर ले आए तो ये माइनस 2x बन जाएगा 1 और ये माइनस 15 बन जाएगा. तो ये बन जाएगा हमारे पास 7x इक्वल टू माइनस 14. सो x इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 7. सो x इक्वल टू माइनस 2. 7 1 दा 7, 7 2 दा 14. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. चेक इफ 256 अ परफेक्ट क्यूब. कैसे चेक करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइज के 256. तो किससे जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8. अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 2 इंटू 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 2. अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए सारे जो टूज हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रिपलेट में. तो इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बना. सिंस 2 ट्रिपलेट ऑफ 2 इज नॉट कंप्लीटेड, of 2 is not complete, so it is not a perfect cube. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 16. पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है, वे कैसे लिखते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. इससे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखते हैं. अब बोला वन ऑफ द मेंबर इज 16, तो लेट्स से 2m किसके इक्वल है, 16. 2m जो मेंबर है वो 16 के इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास m कितना आ जाएगा, m आ गया हमारे पास 8. अच्छा, ये m की वैल्यू हम इन तीनों ट्रिपलेट में पुट कर दें. पहला ट्रिपलेट क्या आएगा, ऑलरेडी हमने चूज किया हुआ है 16. देन 8 square minus 1, then 8 square plus 1. This is 16. 64 minus 3 1, that is 63. 64 plus 1, that is 65. तो ये आया आपके पास फर्स्ट ट्रिपलेट. दिस इज द केस 1. अच्छा, हो सकता है कि ये मिडिल वाला मेंबर 16 हो, तो वो भी तो हम केस बना सकते हैं ना. केस 2 इज m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16. ठीक है, तो यहाँ से m स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 17 के. तो यहाँ से m की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं बनेगी नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 17 हो. तो नो पॉसिबल वैल्यूज. अब m की वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ से ट्रिपलेट भी नहीं मिलेगा. चलो केस 3. हो सकता है ये जो लास्ट वाला मेंबर है वो 16 के इक्वल हो, तो ये 16 के इक्वल है. तो m स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपके पास, 15 के इक्वल. तो अब बताओ, क्या यहाँ m से कोई वैल्यू मिलेगी, नहीं. कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने से 15 आ जाए. तो नो पॉसिबल वैल्यूज. इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि यहाँ से कोई ट्रिपलेट नहीं मिला. ठीक है, सो आपको यहाँ से एक ट्रिपलेट मिल गया, डेट इज 16, 63 एंड 65. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. वैल्यूज नहीं आएगा यहाँ पे, वैल्यू ही आएगा ऑफ x इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, राइट. अब x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी. एंड वी नो दैट एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई, सम ऑफ एडजेसेंट पेयर्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी लिख सकते हैं हम. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है. तो एंगल D कितना दिया हुआ आपके पास, x प्लस 10 डिग्री प्लस 5x प्लस 10
degree equal to 180 degree. So this is x degree plus 10 degree plus 5x degree plus 10 degree equal to 180 degree. So 6x degree is equal to 10 प्लस 10 20 20 उसमें से माइनस हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 160. तो x आ गया आपके पास 160 डिग्री अपॉन 6. तो 6 2 3 जा 6 280 जा, तो x आ गया आपके पास 80/3. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. रीड द गिवन हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, हिस्टोग्राम है, हाइट ऑफ द गर्ल्स गिवन है और नंबर ऑफ द गर्ल्स गिवन है, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स. कौन सा ग्रुप है भाई जिसकी सबसे बड़ी बार होगी, ये रही सबसे बड़ी बार. कौन सा ग्रुप है, 140 से 145. ठीक है. सेकेंड है हाइट ऑफ हाउ मेनी गर्ल्स आर 145 सेंटीमीटर और मोर. अच्छा 145 सेंटीमीटर तो ये आ रहा है, 140 सेंटीमीटर कितनी गर्ल्स की है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके मोर मतलब ये सारा पार्ट लेना है हमें. अच्छा ये 145 से 150 तक की गर्ल्स कितनी है, 3. 150 और 155 की गर्ल्स कितनी है, 2. 155 और 160 के बीच में जो गर्ल्स है वो कितनी है, 1, राइट, जिसकी हाइट है. तो 3 + 2 5, 5 + 1 = 6. आंसर आ गया 6. Now let's move on to the question number 31. Question number 31 is find the smallest number by which 1323 be multiplied so that the product is a perfect cube. Also find the cube root of the product obtained. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब मल्टीप्लाई करना है नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है वो चेक करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 1323. ऑब्वियसली 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं. सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3. तो 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 1 = 3. अगेन 3 से जाएगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12 and 3 7 = 21. अगेन 3 से 3 4 = 12, 3 9 = 27, 7 7 = 49 and 7 1 = 7. तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 3 × 3 × 3 × 7 × 7, राइट. अब ये परफेक्ट क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब के लिए ट्रिपलेट कंप्लीट होना जरूरी है. तो 3 के तो ट्रिपलेट कंप्लीट है. ट्रिपलेट कंप्लीट किसका नहीं है, 7 का. 7 2 प्रेजेंट है, अगर मैं एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड. ठीक है, अब अगले पार्ट में बोला है ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट अपडेट. प्रोडक्ट हमारे पास ये आया, इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं. दैट इज 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7. तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, एक 3, यहाँ से क्या निकालोगे, एक 7. आंसर आएगा 21. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 14161 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, निकाल देते हैं. करो भी प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या आएगा, 14161. अब क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. अब 2 के बाद क्या आएगा, इसके बाद 3. अब सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 3 के बाद 5 चेक करेंगे, 5 पे पीछे 0 या 5 होना चाहिए, 5 से डिविजिबल नहीं है. फिर हम किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 7 से. 7 से कर लेते हैं. 7 2 = 14, 0, 7 2 = 14 एंड 7 3 = 21. उसके बाद फिर से 7 से, 7 2 = 14, कितना बचा यहाँ पे 6, 7 8 = 56 और यहाँ पे बचा 6 63, 7 9 = 63. अगेन यहाँ पे 17 17 = 289, 17 का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो ये आएगा 17 1 राइट. सो आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आ गई 7 × 7 × 17 × 7. सो आपके पास आया क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट निकाल देते हैं. अच्छा यहाँ से ट्रिपलेट पेयर कंप्लीट है तो यह है 7, यहाँ से पेयर कंप्लीट है, यहाँ पे है 70.
ठीक है, तो 17 इंटू 7 इज द आंसर, आंसर इज 119, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रिप्रेजेंट 8 by 5 रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। बिल्कुल ठीक है, अब 8 by 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, सबसे पहले देख लें 8 by 5 है कैसा नंबर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो क्या आएगा 5 1 जा 5, कितने बचे 3 by 5, बन गया 8 by 5। एंड इसका मतलब ये है 1 plus 3 by 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, 1 and 2 के बीच में कहीं रिप्रेजेंट होगा, तो नंबर लाइन बना देते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड 3 ऑन सो ऑन, जितना मर्जी बना दो। अब देखो डिवाइड में क्या है 5, डिनोमिनेटर में 5 है, अब कितनी डिविजन्स करनी है इक्वली हमारी, हमें इसकी 5, तो 1 2 3 4 रैशनल नंबर्स लगा दिए और हमारे पास 5 इक्वल डिविजन्स हो गई। अब मेरे को कौन सा पार्ट चाहिए, 1 3 by 5, अच्छा ये वाला पार्ट क्या होगा, 1 1 by 5, ये क्या होगा 1 2 by 5, मेरे को चाहिए 1 3 by 5, तो दिस इज द पार्ट दैट इज 8 by 5, इसको आप P लिख सकते हो, तो P रिप्रेजेंट्स 8 by 5, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, A part, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? Each exterior angle हमें given है, यहाँ पे एक्चुअल में 24 डिग्रीज आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्रीज, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। वी नो दैट सम ऑफ all exterior angles of a polygon, regular polygon is 360 degrees, right? तो number of sides निकाल लेंगे, number of sides क्या आएंगे, टोटल हमें एंगल पता है ईच के लिए, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन, राइट। सो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप कटिंग कर लो, 360 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 15 साइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट, द फॉलोइंग फिगर रन्स इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई, ये रन्स क्या है पैरेललोग्राम, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, पहले ढूंढो एक्स एंड वाई है कहाँ पे, इतना पार्ट x प्लस वाई है, इतना पार्ट y प्लस 7 है, ओके। अच्छा डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो आप यहाँ पे लिखोगे SO इज इक्वल टू OU, राइट, तो मतलब 20 किसके इक्वल हो गया y प्लस 7 के, रीजन बताओगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, लग गई प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, सो यहाँ से y आ जाएगा आपके पास 13, अगेन आपको x चाहिए, तो दिस पार्ट RO इज इक्वल टू ON, तो RO इक्वल टू ON, अगेन डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, तो RO कितना है हमारे पास 16, ON है x प्लस वाई, अब देखो y तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करा हुआ है, x प्लस y की जगह पुट कर दो 30, तो x कितना आ गया आपके पास 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मोहित परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ₹37960 इंक्लूडिंग GST एट 4%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे ₹37960 क्या है, दिस इज द बिल अमाउंट, वी हैव गिवन अ बिल अमाउंट, क्यों, उसने कंप्यूटर खरीदा और इंक्लूडिंग GST प्राइस टोटल बिल उसने इतना पे करा, तो बिल अमाउंट इज 37960 रुपीज।
अच्छा, अब हमें बताना है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस. लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, दैट इज सेलिंग प्राइस. यही होगा. अच्छा, बिल अमाउंट बनती कैसे है? बिल अमाउंट में क्या क्या होता है? एक तो सेलिंग प्राइस होता है जो हमने आर्टिकल खरीदा, प्लस उसमें टैक्स लगा होता है, दैट इज जीएसटी लगा होता है इन रुपीस. राइट. सो बिल अमाउंट तो हमें गिवन है 37960, सेलिंग प्राइस है x हमने एज्यूम किया हुआ है, एंड जीएसटी इन परसेंटेज गिवन है, दैट इज 4% ऑफ. किस पे लगता है जीएसटी? हमेशा सेलिंग प्राइस पे, दैट इज x. ठीक है. सो दिस विल बिकम 37960 x प्लस 4/100 x. 4 1 4, 4 25. दिस इज 26x अपॉन 25, 37960. तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 37960 इंटू 25 को इधर लेके जाएंगे, 26 को नीचे लेके जाएंगे, तो इसको आप डिवाइड कर दो 26 से. तो यहाँ पे आपका डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 1460. अब 1460 इंटू 25, योर आंसर इज ₹36500. तो ये था आपका ओरिजिनल प्राइस. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. Employees of a company have been categorized according to their religions as given below. Religion है आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड अदर्स. ठीक है. और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है 420, 300, 225, 105, 20 एंड एक्सेट्रा. यहाँ पे क्रिश्चियन ए आएगा स्पेलिंग में. अब रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ पाई चार्ट. ओके. ठीक है. अब पाई चार्ट के बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन चाहिए होती है. राइट. तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिलीजन. पहले टेबल बना लेते हैं, तभी तो पाई चार्ट बनाएंगे. रिलीजन दैट इज हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन. उसके बाद अदर्स भी हैं, और यहाँ पे आपका टोटल. ठीक है. तो हिंदू कितने हैं? 420, मुस्लिम है 300, सिख है 225, क्रिश्चियन है 105, ये है 30, और टोटल इनका हो जाता है 1080. राइट. ये आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है. अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होता है. सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन चाहिए होती है, तो फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं. फ्रैक्शन क्या? अच्छा, हिंदू टोटल है 420 आउट ऑफ कितना? 1080 वर्कर में से. अच्छा, मुस्लिम है 300 आउट ऑफ 1080 वर्कर्स में से. सिख है 225 आउट ऑफ 1080 वर्कर्स में से. एंड क्रिश्चियन है 105 आउट ऑफ 1080 वर्कर में से. एंड अदर्स हैं 30 अपॉन 1080. ठीक है. ये बन गया फ्रैक्शन. ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका एंड ये इसका. अब हमें क्या निकालना है एक्चुअल में? सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल हाउ टू फाइंड आउट? 420 अपॉन 1080 इंटू किससे करेंगे? 360 डिग्री से. ठीक है. सो ये बन जाएगा 300 अपॉन 1080 इंटू 360 डिग्री. This is 225 1080 into 360 degree, 105 1080 into 360 degree, and 30 1080 into 360 degree. ठीक है. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. अब ये 1 जा, ये तो 3 जा हो गया, ये आ गया 10 डिग्री. अच्छा, यहाँ से फिर से स्टार्ट करें. ये 1 जा, ये 3 जा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0, तो ये आ गया 140 डिग्री. अगेन ये 1 जा, ये 3 जा, ये आया हमारे पास 100 डिग्रीज. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 75 डिग्रीज. ठीक है. और ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज
35 डिग्रीज। ये आ गया आपके सेंट्रल एंगल। अब आपको बनाना है यहाँ पे पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट विद द यूज ऑफ कंपास, प्रोटेक्टर एंड स्केल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक सर्कल बनाओगे विद एनी रेडियस, ठीक है। फिर ये आया सेंटर, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज रेडियस। अब सबसे पहले बनाए 140 डिग्रीज, तो 140 डिग्रीज आप बनाओगे किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। सो आपके पास ये आया 120। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ बना देती हूँ, ये आया 140 डिग्रीज। फिर आपको बनाना है 100 डिग्रीज, 100 डिग्रीज 90 यहाँ पे बनेगा, 100 थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, दिस इज 100 डिग्रीज। अगेन 75 डिग्री, 70 थोड़ा सा ऐसे, 60 थोड़ा सा इधर, 75 डिग्रीज। उसके बाद आपको बनाना है 35 डिग्री, ये आया 30, यहाँ पे बन जाएगा 35 डिग्री। ऑटोमेटिकली जो बचा वो कितना बन गया हमारे पास, 10 डिग्रीज। तो यहाँ पे 140 का क्या था, हिंदू थे, यहाँ पे लिख दो हिंदू। 100 क्या थे हमारे पास, मुस्लिम, 100 डिग्री। 75 देन 6, ये आ गया क्रिश्चियन, देन यहाँ पे आप लिख दो अदर्स। योर पाई चार्ट इज रेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 सेक्शन ई, find the compound and find the amount and compound interest on rupees 6000 for 3 years at 10% per annum compounded annually, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंडेड एनुअली है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें गिवन है, दैट इज 6000, 1 प्लस रेट हमें गिवन है, दैट इज 10 अपॉन 100 एंड टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स के लिए। तो दिस इज 6000, 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 बाय 10 रेज टू द पावर 3, दिस इज 6000, और ये बन जाएगा 11 बाय 10 रेज टू द पावर 3। सो दिस विल बिकम 6000 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10, ठीक है। सो 0 0 0, ये 0 तीनों कट गई, दिस इज 1331 इंटू 6, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है, इंटू 6, दिस ये बन जाएगा रुपीज 7986। ये आ गई हमारे पास अमाउंट। अब अमाउंट के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, 7986 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास था 6000, तो ये आपके पास आंसर आ गया रुपीज 1986। क्लियर है, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें, 6, दिस विल बिकम 2 इंटू 3t माइनस 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू 2t प्लस 3, ये आ गया आपका एलसीएम लेके, और इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, 6 60 प्लस 7। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 60 माइनस 4 ब्रैकेट ओपन करी, 60 प्लस 9 अपॉन 6 इक्वल टू 60 प्लस 7, राइट, अपॉन 6। अब 6 को उधर ले जाएं, तो ऊपर यहाँ पे सिंप्लीफाई करो पहले, तो 12t माइनस 4 प्लस 9 प्लस 5, 6 को उधर लेके गए, 60 प्लस 7 अपॉन 6 इंटू 6, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 से 6 तो हो गया कैंसिल। अब t वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, 12t प्लस 5 और 60 प्लस 7, तो t वाली टर्म्स अलग करी, 12t माइनस 60 इज इक्वल टू 7 माइनस 5, सो दिस इज 6t इज इक्वल टू 2, तो t आपके पास कितना आ गया, 2 बाय 6, दैट इज 1 बाय 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, find 4 rational numbers between minus 3 by 4 and minus 5 by 6, ठीक है। अब 4 rational numbers फाइंड आउट करना है, ये 4 है, ये 6 है,
तो एलसीएम अगर ले लें और हम डिनोमिनेटर सेम कर दें तभी तो हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एलसीएम इसका कितना है दोनों का 12। अब -3/4 है और यहाँ पे -5/6 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बनाना हमें 12, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसको भी 3 से कर दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा 12, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। So this will become -9/12 and this is -10/12. -9/12 and -10/12 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 4। अब इन दोनों में भी नहीं हो रहे तो क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से को भी करना पड़ेगा, ये बन गया -90/120 -100/120। अब -90 और -100 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स लिख ही सकते हो, कौन से आएंगे -91/120 -92/120 -93/120 -94/120, ये 4 रैशनल नंबर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। What least number must be subtracted from 2590 to get a perfect square? Also find the square root of this perfect square. ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन है तो क्या करेंगे सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन, दैट इज 2590 की लॉन्ग डिवीजन करो। अब पेयर बनाया 90 का, यहाँ बन गया 25 का। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, किससे जाएगा 5 5 25, ये आया यहाँ पे 0 और 90 हमने नीचे उतार लिया। अब 5 का डबल कितना होता है 10। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि यहाँ पे 90 बन जाए। अब देखो 1 रखेंगे तो 101 बन जाएगा, है ना। अच्छा 0 रखेंगे तभी तो 0 बनेगा, यहाँ पे 0 ही आया 90 बच गया। अब देखो अगर यहाँ पे 0 आ जाता रिमाइंडर तो 2590 क्या होना था, एक परफेक्ट स्क्वायर होना था, बट 90 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो 2590 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 90 माइनस कर देते हैं, कितना बन गया 2500। तो आंसर आप लिखोगे 90 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, सो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब 2500 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और या तो आप लॉन्ग डिवीजन करके बता दो। तो 2500 की 5 5 25 0 0 5 1 5 0 0 2 5 10 2 25 ठीक है 5 5 5 1। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है 5 × 5 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 5, 5 5 25 और 25 × 2 दैट इज 50 आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो हमें फाइंड आउट करना पड़ा, वैसे तो दिख ही रहा था 2500 किसका स्क्वायर होता है, right? So this completes your discussion of Sacred Heart School. I hope you enjoyed this discussion and please do like this video and share it with your friends. Bye bye.